हेलो एवरीवन, टिकलाइज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वेज फ्रिक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें वेज फ्रिक्शन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P as shown in figure to start 400 Newton wedge moving to the right. The angle of friction is 20 degree at all the contact surfaces. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द वेज टू द राइट। ये एक वेज है 400 न्यूटन का। ये वेज फोर्स P की वजह से राइट साइड में मूव करेगा। तो ये फोर्स P का वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस 20 डिग्री ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जो वेज है, ये जो वेज का इंक्लाइंड सरफेस है, ये 15 डिग्री से इंक्लाइंड ऐसा दिया हुआ है। यहां पे इसके ऊपर एक ब्लॉक दिया है, ब्लॉक है 2000 न्यूटन का और ये इंक्लाइंड सरफेस के साथ में है और ये इंक्लाइंड सरफेस 70 डिग्री से इंक्लाइंड ऐसा दिया है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम रिजल्टेंट रिएक्शन का यूज करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताए थे कि वेज क्या होता है, उसको पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन किए थे और हमने आपको बताए थे कि वेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है बाय यूजिंग नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। इसके पहले जो हमने वेज फ्रिक्शन का एक प्रॉब्लम लिए थे वो प्रॉब्लम हमने नॉर्मल रिएक्शन से सॉल्व करा के आपको दिए थे, लेकिन ये प्रॉब्लम आज हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, इट मींस बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। तो चलो रिजल्टेंट रिएक्शन का यूज करके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वो देखिए। सबसे पहले हम यहां पे एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए वेज फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम यूनिट आना चाहिए। इट मींस आपको एफबीडी ड्रॉ करते आना चाहिए। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ मोमेंट, इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो आप वेज फ्रिक्शन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ये सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड किए थे, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। इसके पहले का इक्विलिब्रियम और इंक्लाइंड फोर्सेस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं वेज का। देखिए ये जो वेज है, ये वेज का हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये वेज में हमें फोर्स P फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां बनाएंगे एफबीडी ऑफ वेज। तो ये देखिए वेज का एफबीडी ड्रॉ हो रहा है और वेज के एफबीडी में जैसा ये वेज है ये हमने यहां पे शो कर लिया है और अब हम यहां पे सबसे पहले उसका वेट शो करेंगे। वेज का वेट कितना दिया है? 400 न्यूटन। तो ये हम वेट शो करेंगे और वेज का वेट जो है वो आपको सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। तो हम ये शो करेंगे उसका वेट कितना, दैट इज 400 न्यूटन का वेट ये हमने शो किया है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट शो करने के बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो, और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना है। तो वेज जो है वो सरफेस के ऊपर है। देखिए वेज ये सरफेस के ऊपर है, तो ये सरफेस पे हम शो करेंगे सरफेस रिएक्शन। तो ये हमने शो किया है। आप इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो वेज है, ये वेज ये ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो यहां पे भी आपको रिएक्शन शो करना है। और रिएक्शन शो करते समय एक बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी रिएक्शन आप शो करेंगे तो आपको वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही शो करना है। तो ये हम रिएक्शन शो कर रहे हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन, आप इसको नॉर्मल रिएक्शन N1 कहेंगे। देखो हमने इसको कहा N1 और ये है नॉर्मल रिएक्शन N2। और अब नॉर्मल रिएक्शन शो करने के बाद हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, तो ये हम शो करेंगे N2। ठीक है, और अब हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है, मोशन के अपोजिट में। तो यहां पे मोशन कहां पे हो रहा है वेज का, वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये जो वेज है, ये वेज के ऊपर इधर से फोर्स P अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स P अप्लाई होने के बाद वेज जो है वो राइट साइड में मूव करेगा। ऐसे में हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है टू द लेफ्ट, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो ये देखिए यहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है, हमने इसको कहा फ्रिक्शनल फोर्स F1। और यहां पे फ्रिक्शन कहां पे हो रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे वेज और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है F1। और उसी तरह से वेज और ब्लॉक के बीच में यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, तो ये हमने शो किया F2।
और रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन होना चाहिए। तो ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे अपोजिट टू द मोशन शो किया है, लेकिन ये शो करते समय एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन N1 और F1 ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन N2 और F2 ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये रूल है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये FBD में यहां पे हमने टोटल कितने फोर्सेस शो किए, यहां टोटल 6 फोर्सेस हमने शो किए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फोर्सेस में से कितने इंक्लाइंड हैं, तो यहां पे 2 इंक्लाइंड फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, F2 और N2। और रूल के अकॉर्डिंग FBD में हमेशा इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है, लेकिन यहां पे हम F2 N2 को रिजॉल्व नहीं करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वेज फ्रिक्शन का ये जो प्रॉब्लम है इसको आज हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड मेथड इट मींस बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। तो हमें इसको रिजल्टेंट रिएक्शन का यूज करके सॉल्व करना है। अब ये रिजल्टेंट रिएक्शन हम यहां पे शो करेंगे। देखो, अभी तक तो हमने यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो नहीं किया है, लेकिन अब हम यहां पे शो करेंगे N1 और F1 का रिजल्टेंट रिएक्शन हम यहां पे शो करेंगे। देखिए, ये हमने यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो कर लिए और यहां पे भी N2 और F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन हम यहां पे शो करेंगे। तो ये हमने यहां पे N2 और F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन ये हमने शो किए। और ये रिजल्टेंट रिएक्शन का नाम क्या होगा, इसके तरफ आप जरा ध्यान दो। ये जो N1 F1 का ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है इसका नाम होगा दैट इज R1। तो ये रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज R1 और ये N1 के साथ एंगल बनाएगा कितना, ये 20 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरह से ये N2 F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन इसका हम नाम देंगे दैट इज R2 और ये एंगल कितना बनाएगा, तो ये भी एंगल N2 के साथ 20 डिग्री का बनाएगा। अब ये जो हमने शो किया है इसका क्या मतलब है, और ये इधर से ही शो क्यों किया है, और ये एंगल 20 डिग्री इसका क्या अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस इज 20। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 20 डिग्री, इट मींस फाई का वैल्यू दिया है 20 डिग्री। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जनरली वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में दिया होता है, तो यहां पे ये 20 डिग्री दिया है। आप ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रिलेशन ऐसा है दैट इज tan phi इक्वल्स टू म्यू। ये रिलेशन का यूज करके आप आसानी से यहां पे फाई का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा। म्यू इट मींस दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट किए थे, देन आफ्टर हमें सॉल्व किए थे, लेकिन यहां पे हमने यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो किया है। तो ये जो R1 है ये N1 और F1 का रिजल्टेंट है। अब ये इधर से ही हमने क्यों शो किया है उसका रीजन पहले आप समझ लो, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप N1 और F1 की बात करें तो वो ऐसा दिया है। देखिए, हम इधर साइड में बता देते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इधर ऐसा N1 है और ऐसा F1 है। देखिए, N1 और F1 और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर हमने यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन इधर से शो किया है, इधर से ही शो इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इधर से शो करेंगे तो ही वो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो N1 है, N1 इधर से एक्सटेंड करो। देखिए, हमने ये N1 को एक्सटेंड किए तो ये है N1, और अब ये जो N1 है इसको फिलहाल इग्नोर करो। देखो, ये हमने इसको इग्नोर कर दिए, ठीक है, हमने इसको इग्नोर कर दिए। तो यहां पे आपको दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, F1 N1, ठीक है, F1 N1। देखिए, ये F1 और ये जो N1 है उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है, F1 N1। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं से जाएगा, कहीं ना कहीं से इनके बीच में से जाएगा। तो ये रिजल्टेंट को कहेंगे R1 और ये एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो एंगल है वो यहां पे बनाएगा। तो ये रूल है अगर आपको रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो यहां पे हमने N1 और F1 का रिजल्टेंट देखो यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में है। और अगर आप इसको अपोजिट साइड में एक्सटेंड करेंगे तो देखो, अगर हम इसको अपोजिट साइड में एक्सटेंड करेंगे तो एक्चुअली ऐसा था, ये N1 ऐसा था और ये R1 को इधर एक्सटेंड करो। देखो, R1 को हम इधर एक्सटेंड करेंगे ऐसा, ठीक है, R1 को हमने इधर एक्सटेंड किया तो यहां पे ये जो एंगल है फाई, ये एंगल फाई यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये फाई यहां पे आ गया, दैट इज अपोजिट एंगल। और अगर हम यहां से ये सब रिमूव करेंगे, देखो यहां से अगर हम ये पूरा अगर मिटा देंगे तो आपको क्लियर कट वही दिखाई देगा जो वहां पे दिख रहा है। देखिए, ये फिलहाल डायग्राम आपको जो दिखाई दे रही है ये वही है जो आपको यहां दिखाई दे रही है। तो फाइनली N1 और F1 का हमने रिजल्टेंट इधर से ही शो किए, क्योंकि अगर हम इधर से शो करेंगे तो ही वो आगे चल के इन दोनों के बीच में से पास होगा, इन दोनों के बीच में से पास होना चाहिए, N1 और F1 के बीच में से पास होना चाहिए। जैसा हमने यहां पे बताया है, N1 को एक्सटेंड किए
तो ये N1 है और ये देखिए N1 और F1 के बीच में से ये R1 पास हो रहा है। इट मींस हमने जो इधर से शो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहां की अगर बात करें तो इसमें भी हमने वैसा ही किया है। देखो यहां पे N2 ऐसा है, F2 ऐसा है। देखिए N2 ये है इस तरह से और F2 ऐसा है। देखिए ये N2 था और ये F2 था। देखिए N2 F2, और अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो N2 ये ऐसा बनता है और इसके बीच में अगर हमें रिजल्टेंट रखना है तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन R2 है और ये इट मींस हमें इधर से शो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना पड़ेगा और ये N2 के साथ एंगल बनाएगा फाई, तो यही फाई हम यहां पे ले लेंगे अपोजिट। देखिए तो फाइनली ये N2 ये F2 और ये R2, देखिए ये N2 ये F2 ये R2, बिल्कुल यही जो तीन फोर्सेस है वो आपको यहां दिख रहा है। इधर का आप मिटा दो, देखो इधर का हमने मिटा दिए तो बिल्कुल यही जो है आपको यहां दिख रहा है। तो हमने रिजल्टेंट रिएक्शन इसलिए इधर से शो किए क्योंकि आगे चल के वो N2 F2 के बीच में से पास होगा। इट मींस वो उसका रिजल्टेंट होगा। देखो N2 को ऐसे एक्सटेंड करें तो R2 इसके बीच में से ऐसा पास होगा, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट रिएक्शन। तो फाइनली ये हमने आपको पूरी तरह से रिजल्टेंट रिएक्शन के बारे में बता दिए और यहां पे हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए। यहां पे हमने R1 शो किए और यहां पे हमने R2 शो किए। अब रिजल्टेंट रिएक्शन शो करने का फायदा क्या है वो पहले आप समझ लो। अगर यहां पे हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किया है इसका मतलब यह है कि अब हमें N1 और F1 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से N2 और F2 को भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम N1 और F1 का रिजल्टेंट कंसीडर करने वाले हैं। तो इन दोनों को कंसीडर करने के बजाय इसको कंसीडर करो, मतलब दो के बजाय आप एक ही फोर्स को कंसीडर करेंगे। यहां पे भी N2 और F2 ये दो को कंसीडर करने के बजाय इसका जो रिजल्टेंट है R2 इसको कंसीडर करो। ठीक है, तो यहां पे इनडायरेक्टली अब काउंट करो कि टोटल कितने फोर्सेस हैं। पहले हमने एफबीडी में कितने फोर्सेस काउंट किए थे, पहले हमने 6 फोर्सेस काउंट किए थे, लेकिन अब अगर हम रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए हैं तो अब यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है वो चेक करो। तो अब यहां टोटल 6 नहीं, अब यहां पे टोटल 4 फोर्सेस है। यहां पे सिर्फ 4 फोर्सेस है। कौन से, चलो काउंट करेंगे। देखो सबसे पहले ये फोर्स P, ये फोर्स नंबर 1, ये 400, ये फोर्स नंबर 2, ये R1, ये फोर्स नंबर 3 और ये R2 फोर्स नंबर 4। कितने हो गए, 4 फोर्सेस हो गए। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, सिर्फ 4 फोर्सेस हो गए क्योंकि हमने N2 और F2 को अब इग्नोर किए, क्योंकि हमने R2 को कंसीडर किया है, इसलिए इन दोनों को इग्नोर करो। ठीक है, उसी तरह से N1 और F1 को इग्नोर किए क्योंकि हमने R1 को कंसीडर किया है। ठीक है, तो बोलने का अर्थ यह है कि जब कभी भी आप रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे तो आपको रिजल्टेंट रिएक्शन कंसीडर करना है और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करना है, क्योंकि आपने उसका रिजल्टेंट निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है इसलिए इसको कंसीडर करो, इसको इग्नोर करो। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है इसलिए इसको कंसीडर करो, इसको इग्नोर करो। तो फाइनली यहां पे टोटल 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4, और अब ये 4 फोर्सेस में जो इंक्लाइन है उसको रिजॉल्व करो। अब इसमें कौन इंक्लाइन है, तो ये 4 फोर्सेस में 2 फोर्सेस इंक्लाइन है, R1 और R2, ये दोनों इंक्लाइन है। और अगर ये इंक्लाइन है तो इन दोनों को रिजॉल्व करो। इट मींस इन दोनों का एंगल चेक करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यहां पे उसको रिजॉल्व करो। तो चलो हम यहां पे रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करना काफी सिंपल है। उसके लिए आपको रिजोल्यूशन का आपको टेक्निक पता होना चाहिए बस। देखिए यहां पे हमें क्लियर कट दिख रहा है, जो R1 है वो R1 नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री का, और ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल साइड के साथ एंगल है 20 डिग्री। इट मींस इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा cos 20 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा sin 20। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, यहां पे इस तरह से हम रिजॉल्व कर लेते हैं। चलो हम यहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है, तो ये बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी आप रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे तो रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही शो करना है। ये रूल है, रिजल्टेंट रिएक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही एंगल बनाता है, और ये एंगल उतना ही होता है जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में 20 डिग्री दिया है, तो हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल आपको नॉर्मल रिएक्शन के साथ शो करना है। तो फाइनली हमने इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos ऑफ 20 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R1 sin ऑफ 20 डिग्री। हमने वर्टिकली cos लिखे हैं क्योंकि वर्टिकल साइड के साथ एंगल है 20 डिग्री, इसलिए वर्टिकली cos आया, हॉरिजॉन्टली sin आया। अगर आपको हॉरिजॉन्टली cos लिखना है तो आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड आउट करो। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना निकलेगा, 70 डिग्री का निकलेगा, क्योंकि देखो वर्टिकली 20 डिग्री है तो आपको 90 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे एंगल निकलेगा 70 डिग्री। फिर आप इधर
R1 cos 70 और इधर R1 sin 70 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 70 का यूज करके रिजॉल्व किए तो भी फाइनल आंसर वही आता है, 20 का यूज करके हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो भी आंसर वही आता है। रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के लिए आप रिजोल्यूशन के वीडियोस आप देख लीजिएगा, इसके पहले जो हमने अपलोड किए थे, पूरा रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। R1 को तो हमने यहां पे रिजॉल्व कर लिए, लेकिन R2 को अभी तक हमने रिजॉल्व नहीं किए। R2 भी इंक्लाइंड है, तो R2 को रिजॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले R2 का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ उसका एंगल क्या है। और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड, और अब यहां पे ये देखिए ये जो 15 डिग्री का एंगल जो दिया है उसका हम यूज करेंगे। ये 15 डिग्री का एंगल हम यहां पे भी शो करेंगे ताकि यहां पे एंगल फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो देखिए ये हमने एंगल यहां पे शो कर लिए, 15 डिग्री का एंगल पहले हम शो कर रहे हैं। देखिए ये है 15 डिग्री का एंगल। अगर यहां पे ये 15 डिग्री का एंगल है तो इसका ये देखिए ये है अल्टरनेट एंगल, यहां पे भी 15 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अल्टरनेट एंगल देखिए ये 15 है तो ये भी 15, और अगर ये 15 है तो अब आपको उसके ऊपर का एंगल चाहिए, उसके ऊपर का इट मींस आपको ये एंगल चाहिए। देखिए अगर आपको ये एंगल मिल गया तो आप R2 को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो R2 का एंगल हमें हॉरिजॉन्टली अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ये एंगल चाहिए। और ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री। कितना, 55 डिग्री। ये 55 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है कि ये 55 डिग्री है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इतना तो आपको याद है, नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन N2 है ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल भी दिख रहा है, इट मींस ये नॉर्मल रिएक्शन अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है इट मींस ये एंगल 90 का है। तो हमने क्या किए, 90 में से 20 और 15 को सब्सट्रैक्ट किए, 90 माइनस 20 माइनस 15 करो तो 55 का एंगल बचेगा। तो फाइनली इसलिए एंगल 55 डिग्री हो गया। आप चाहे तो ये तीनों का एडिशन करके देख लो, 20 प्लस 55 प्लस 15 ये टोटल 90 का एंगल बनता है। तो फाइनली हमने यहां पे R2 का एंगल फाइंड आउट कर लिए, हॉरिजॉन्टली यहां पे 55 डिग्री का एंगल मिल गया। और अब हम R2 को रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए रिजोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R2 cos ऑफ 55 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा R2 sin ऑफ 55। क्योंकि इसका एंगल हॉरिजॉन्टली 55 है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos और वर्टिकल कंपोनेंट sin। तो फाइनली ये FBD हमने कंप्लीट कर लिए, ये FBD पूरा हो चुका है। और अब चेक करना पड़ेगा क्या ये FBD सॉल्व हो सकता है। ये FBD एट प्रेजेंट सॉल्व नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स हैं, R1 भी अननोन है, R2 भी अननोन है, P भी अननोन है, इतने सारे अननोन हैं और हमें P फाइंड आउट करना है। तो एट प्रेजेंट ये सॉल्व नहीं हो सकता, हमें ये ब्लॉक का FBD अब ड्रॉ करना पड़ेगा। ब्लॉक के FBD से हमें R2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार हमें ब्लॉक के FBD से R2 मिल गया तो वो फिर R2 हम ये FBD में यूज करेंगे और फिर हम यहां पे P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो चलो अब हम यहां बनाते हैं FBD ऑफ ब्लॉक। तो ये देखिए ब्लॉक का FBD हम बना रहे हैं और ब्लॉक के FBD में हम सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करेंगे। ब्लॉक का वेट कितना दिया है 2000 और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये देखिए ब्लॉक का वेट हमने यहाँ पे शो किया है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड कितना 2000। तो ये हम लिखेंगे 2000 उसका वेट शो करने के बाद हमें यहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे मेन डायग्राम में देखिए यहाँ पे इधर एक इंक्लाइंड सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा ध्यान में रखना है कि सरफेस रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये हम शो कर रहे हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन का हम नाम देंगे दैट इज N3। इसके पहले N1 N2 हो चुका है इसलिए यहां पे नया नाम रहेगा दैट इज ये हम देंगे N3। और यहां पे अगर आप चेक करेंगे कांटेक्ट रिएक्शन की तो देखो जब आपने वेज का FBD बनाए थे तो वेज के FBD में आपने ब्लॉक का रिएक्शन शो किए थे N2 और अब आप ब्लॉक का FBD बना रहे हैं तो आपको वेज का रिएक्शन शो करना पड़ेगा ब्लॉक के ऊपर। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करेगा सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन करेगा। इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ये हमने N2 ब्लॉक का रिएक्शन शो किए थे, अब यही N2 आपको यहां पे रिवर्स शो करना है। तो ये देखिए ये हम N2 यहां पे शो करेंगे
और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना है अगेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो किया है। अगेन यहां पे हम शो करेंगे, इसको कहेंगे फिर से क्या कहेंगे N2, और अब N2 के साथ साथ F2 भी आएगा। देखो N2 के साथ F2 आएगा, F2 यहां पे ऊपर जा रहा है तो यहां पे F2 नीचे हो जाएगा, हमें यहां पे नीचे शो करना पड़ेगा इसका डायरेक्शन, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन शो करना होता है। तो ये हमने शो कर लिए, इसको हम कहेंगे F2। तो ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट, यहां पे N2 नीचे है तो यहां पे N2 ऊपर है, यहां पे F2 यहां पे लेफ्ट साइड है तो यहां पे F2 राइट साइड है। तो इस टाइप की रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहलाती है। और यहां पे ये दोनों रिएक्शन जो है वो रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो यहां पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लेकिन FBD अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे N3 है तो इधर हमें F3 शो करना पड़ेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये जो वेज है, वेज के ऊपर अगर आप ये फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो ये वेज जो है वो राइट साइड में मूव करेगा। वेज अगर राइट साइड में मूव करेगा तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स नीचे शो करना पड़ेगा अपोजिट टू द मोशन। तो ये हम यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे अपोजिट टू द मोशन, क्योंकि यहां पे ब्लॉक ऊपर जा रहा है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहां पे नीचे शो करना है, ये जरूरी है। तो ये देखिए ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स F3 यहां पे शो किया है, और ये फिर से परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन यहां पे हमने शो किया है, और ये अपोजिट टू द मोशन शो किया है, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाएगा, वेज जब राइट साइड में जाएगा तो ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे अपोजिट टू द मोशन दैट इज नीचे आया। तो यहां पे हमने इतने फोर्सेस यहां पे शो किया है। टोटल कितने फोर्सेस शो किए हैं एक बार काउंट करो। यहां पे हमने अभी तक 5 फोर्सेस शो किए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 फोर्सेस शो किए हैं। लेकिन जैसा हमने आपको कहा था कि हमें रिजल्टेंट रिएक्शन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अब हम यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे। तो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करते समय रिजल्टेंट रिएक्शन का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहां पे हम रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे, तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो यहां इस तरह से हम शो करेंगे। देखिए ये हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए, और रिजल्टेंट रिएक्शन एंगल कितना बनाता है, तो जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वही एंगल बनाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है 20, तो ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए हैं, इसको हम यहां पे नाम दे देंगे रिजल्टेंट रिएक्शन दैट इज R3। तो हम इसको कहेंगे R3, क्योंकि N3 और F3 का रिजल्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए हमने इसको कहा दैट इज R3। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो 20 डिग्री है उतना एंगल यहां पे नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना रहा है। अब यहां पे हमने शो किए तो इधर भी हमें शो करना पड़ेगा। तो N2 और F2 का यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है, तो वो हम शो करेंगे। यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन N2 और F2 का नीचे से है, देखो N2 के नीचे से है, तो यहां N2 के ऊपर से रहेगा, क्योंकि यहां पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन शो करना होता है। तो ये देखो ये हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किया है कितना, ये हमने यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन का नाम हम यहां पे दे देंगे, इसका नाम रहेगा R2। N2 और F2 का रिजल्टेंट रिएक्शन R2, और ये एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल यहां पे आपको शो करना है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है 20, तो यहां पे आपको 20 डिग्री का एंगल शो करना है। तो ये हमने यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो कर लिया है। अब यहां पे काउंट करो टोटल कितने फोर्सेस हैं। अब यहां पे टोटल 3 फोर्सेस हैं। हमने पहले 5 फोर्सेस काउंट किए थे, लेकिन अब रिजल्टेंट रिएक्शन शो करने के बाद 3 फोर्सेस हैं। ये देखिए ये फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2 और ये फोर्स नंबर 3, ठीक है 1 2 3। आपको रिजल्टेंट रिएक्शन कंसीडर करना है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स अब आपको इग्नोर करना है। जैसे हमने आपको यहां कहा था कि N2 और F2 इग्नोर करना है, उसकी जगह R2 कंसीडर करना है। N1 और F1 इग्नोर करना है, उसकी जगह R1 कंसीडर करना है। उसी तरह से यहां पे भी N3 और F3 इग्नोर करना है, उसकी जगह R3 कंसीडर करना है, और यहां पे भी। तो फाइनली यहां पे टोटल 3 फोर्सेस है, और अब 3 में से हॉरिजॉन्टल कौन है, वर्टिकल कौन है, इंक्लाइन कौन है, वो चेक करो। तो यहां पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 2001 जो है ये वर्टिकल फोर्स है, क्योंकि ये वेट है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ओके, और ये जो R2 है ये क्लियर कट हमें इंक्लाइन दिख रहा है। तो अगर ये इंक्लाइन है तो हमें इसका एंगल फाइंड आउट करके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। और यहां पे R3 है, ये R3 हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि इंक्लाइन है, वो भी एक बार पता कर लो। कैसे पता करेंगे, देखिए हमें यहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि R3 जो है वो हॉरिजॉन्टल है। कैसे समझ में आ रहा है, देखो ये 70 डिग्री का एंगल है। आप ये एंगल की तरफ आप ध्यान दो, क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी तरफ आप ध्यान दो। ये 70 डिग्री का एंगल है। अगर ये 70 डिग्री का एंगल है हॉरिजॉन्टली,
तो यही एंगल यहां ऊपर बनेगा। देखो यही एंगल हम यहां पे ऊपर हम शो करेंगे 70 डिग्री का एंगल हम ये यहां पे शो किया है 70। तो 70 प्लस 20 90 हो गया। इट मींस ये जो R3 है ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो फाइनली ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये कंफर्म हो गया, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अब इसकी अगर बात करेंगे, यहां पे R2 ये इंक्लाइन है तो हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करना सिंपल है। यहां पे हम सबसे पहले वेज का एंगल शो करेंगे। कितना? 15 डिग्री का एंगल वेज का एंगल। देखो वेज का एंगल प्रॉब्लम में ही दिया था 15 डिग्री। देखिए यहां पे वेज का एंगल दिया है 15 डिग्री, यही हमने अल्टरनेट एंगल यहां पे शो कर लिया है। और अब इसी टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। देखो हम यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लिए। और अब ये एंगल 15 डिग्री है तो ये भी एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। दैट इज ये देखिए ये अल्टरनेट एंगल, ये 15 तो ये भी 15। और अगर ये 15 है और ये 20 है तो ये बीच का एंगल कितना रहेगा? तो ये बीच का एंगल उतना ही रहेगा जितना यहां पे था। कितना था यहां पे? देखिए यहां पे कितना 55 डिग्री का एंगल था, तो वही एंगल यहां पे रहेगा 55 डिग्री का। ये हमने 55 डिग्री का एंगल शो कर लिए। आप चाहे तो इसको ऐड करके देख लो। 15 प्लस 55 प्लस 20 कितना होता है? 90 होता है। इट मींस हमने जो एंगल शो किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे भी R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली 55 था, तो यहां पे भी हमने R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली 55 फाइंड आउट किए हैं। और अब ये R2 को रिजॉल्व करना है, क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करना पड़ता है FBD में। तो ये देखिए ये इंक्लाइंड फोर्स R2 को हम यहां पे रिजॉल्व कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा cos 55, तो ये हम लिखेंगे R2 cos ऑफ 55, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा sin 55, R2 sin ऑफ 55। तो फाइनली हमने R2 को यहां कंप्लीटली रिजॉल्व कर लिए और ये FBD क्या हो गया? FBD कंप्लीट हो गया। FBD कंप्लीट हो गया। इट मींस अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए दो ही ऑप्शंस है, समेशन ऑफ f ऑफ x, समेशन ऑफ f ऑफ y। आप कोई तीसरा ऑप्शन अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का तो फार्मूला यूज नहीं होगा, और यहां पे मोमेंट भी अप्लाई कर नहीं सकते। तो फिलहाल ये FBD कंप्लीट हो चुका है। यहां पे 2000 R3 R2 cos R2 sin इतने फोर्सेस हैं, और यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहां से हमें R2 फाइंड आउट करना है। अगर हमें यहां से R2 मिल गया तो समझ लो यहां पे R2 का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, फिर हमें P मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों FBDs आपको समझ में आई होगी। ये वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट FBD है। ये FBD ड्रॉ करते आना चाहिए, इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में FBD ड्रॉ करना होता है, इसलिए FBD ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लाइंड फोर्स का एंगल फाइंड आउट करते आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट भी अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से वेज फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस करो, जो इसके पहले हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे उसकी प्रैक्टिस करो, और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन की भी आप प्रैक्टिस करो, ताकि इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल फाइंड आउट किया जा सके। तो फाइनली ये तो हमने FBD बना लिए। अब सॉल्व पहले किसको करना है? वेज को पहले सॉल्व करना है या ब्लॉक को? तो हम पहले ब्लॉक को सॉल्व करेंगे और यहां से R2 फाइंड आउट करेंगे। और ब्लॉक में हमें R2 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ f ऑफ x या f ऑफ y? तो हम इसमें समेशन ऑफ f ऑफ y करेंगे। समेशन ऑफ f ऑफ y इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, और वर्टिकल फोर्सेस में यहां पे कितने फोर्सेस आएंगे? सिर्फ दो फोर्सेस आएंगे, 2000 और R2 sin। ठीक है, ये R3 तो नहीं आएगा, क्योंकि R3 तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हमने कहा था R3 हॉरिजॉन्टल है, और इसमें समेशन ऑफ f ऑफ x करने की जरूरत ही नहीं है, समेशन ऑफ f ऑफ y में ही R2 मिल जाएगा। तो चलो समेशन ऑफ f ऑफ y करो और R2 फाइंड आउट करो। समेशन ऑफ f ऑफ y इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल काफी आसान है, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। R2 sin 55 ऊपर जा रहा है तो हम इसको प्लस में लेंगे, R2 sin ऑफ 55 ऊपर जा रहा है तो प्लस, 2000 नीचे आ रहा है तो माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। 2000 को राइट साइड में शिफ्ट करो तो ये होगा R2 sin ऑफ 55 इक्वल्स टू 2000। अब ये 2000 को sin 55 से डिवाइड कराओ तो फाइनली हमें यहाँ पे R2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 2000 बाय sin ऑफ 55। तो ये आंसर आ चुका है 2441.549 न्यूटन। तो फाइनली हमने यहाँ पे R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, और यही R2 के वजह से हमारा वेज सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि वेज में R2 हमें चाहिए था। तो अब हम ये R2 का वैल्यू ये वेज में पुट करेंगे और यहां से P फाइंड आउट करेंगे। तो वेज को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले यहां लिखेंगे फ्रॉम FBD ऑफ वेज। फ्रॉम FBD ऑफ वेज, हमें वेज को पहले सॉल्व करना है। फ्रॉम FBD ऑफ वेज हमने ये लिख दिए, और वेज में हमें सबसे पहले क्या करना है?
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई, तो हम यहां पे सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले कर नहीं सकते, वो इसीलिए क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में r1 भी अननोन है और p भी अननोन है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से r1 मिल जाएगा, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करो तो p मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मीन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो यहां पे 3 वर्टिकल फोर्सेस है, एक 400, एक r1 cos और एक r2 sin। तो चलो समेशन करेंगे, और समेशन करने का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। देखो r1 cos 20 ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे प्लस में r1 cos ऑफ 20, देन r2 sin ऑफ 55 नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस r2 sin ऑफ 55, और उसका वेट 400 वो भी नीचे आ रहा है तो इक्वल्स टू 0। अब r2 का ये जो वैल्यू है वो आपको पुट करना है, तो चलो r2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे r1 cos ऑफ 20 माइनस 2441.549, चेक करेंगे 2441.549 साइन ऑफ 55 माइनस 400 इक्वल्स टू 0। और अब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस 2441.549 साइन ऑफ 55 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ऑफ 400। तो हमने दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ चुका है 2399.99। इट मींस ये 2400 आ रहा है, तो ये r1 cos ऑफ 20 माइनस 2400, ये 2400 आ रहा है इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो रहा है r1 cos ऑफ 20 इक्वल्स टू 2400, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा cos 20 से, तो हम लिखेंगे 2400 बाय cos ऑफ 20, तो ये हम cos 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 2554। तो r1 का वैल्यू हमें मिल गया 2554.026 न्यूटन। तो फाइनली हमें r1 का वैल्यू यहां पे मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें यहां पे p फाइंड आउट करना है, और जैसा हमने कहा था कि r1 पहले फाइंड आउट करना चाहिए तो हमने r1 पहले फाइंड आउट कर लिए, और अब ये r1 का यूज करके हम p फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करने के लिए कहा है, तो चलो अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मीन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, P देन r1 sin और ये r2 cos। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो P जो है वो राइट साइड जा रहा है तो P प्लस में रहेगा क्योंकि राइट साइड जाने वाले प्लस होते हैं, लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस होते हैं। r2 cos लेफ्ट साइड जा रहा है तो r2 cos माइनस में लिखेंगे, माइनस r2 cos ऑफ 55, देन r1 sin 20 लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी माइनस में लिखेंगे, माइनस r1 sin ऑफ 20 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी है, यहाँ पे r1 r2 का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा p माइनस 2441.549 cos ऑफ 55, जस्ट अ मिनट, cos ऑफ 55 माइनस 2554.026 साइन ऑफ 20 इक्वल्स टू 0। देखिए ये हमने इक्वेशन जो लिखे हैं इसमें r1 r2 का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है बस वो हमने यहां पुट किया है, और अब ये दोनों का हमें एडिशन करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो दोनों को हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में हम यहां करेंगे 2441.549 cos ऑफ 55 ब्रैकेट कंप्लीट करना जरूरी है, और यहां पे प्लस 2554.026 साइन ऑफ 20। तो ये हमने कर लिया है, आंसर है 2273, तो हम लिखेंगे 2273.94, P माइनस 2273.94 के बाद एक और पॉइंट हम लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 0, और अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो P इक्वल्स टू 2273.943 न्यूटन। ये हमने फाइनली P फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ वेज टू द राइट, तो हमने P का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था वेज फ्रिक्शन का सेकंड प्रॉब्लम जो आज हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम लिए थे जो हमने नॉर्मल रिएक्शन से सॉल्व किए थे वो आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।